हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ आईओटी कार्ड्स, और इसके अंदर आज जो कवर करने वाले हैं वो कवर करेंगे एम्फीबिया, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स को। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हमने मैमल्स को बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। आई होप आपने पुरानी वीडियोस को जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आई अर्ज की एक बार जाकर जरूर देख लीजिए, सो दैट कि जो आज के लेक्चर का जो लिंक है आप इजीली स्टैब्लिश कर पाए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आपको क्या है, सारे लेक्चर टॉपिक वाइज बेसिस पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर बात करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर और समझते हैं एम्फीबियंस के अंदर आयोटिक आर्च के मॉडिफिकेशंस के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको शुरुआत के लेक्चर्स में आपको बताया था कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो आयोटिक आर्चेज है उसके जो नंबर्स होती है, उसकी जो संख्या होती है वो 6 होती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे क्लास के अंदर बदलाव आना स्टार्ट होता है, क्लासेस चेंज होना स्टार्ट होता है, लोअर से हायर वर्टिब्रेट्स की तरफ हम जब जाते हैं तो इन आयोटिक आर्चेस के अंदर जो नंबर्स है उनके अंदर डिक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, उनकी संख्या में कमी आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे एम्फीबिया के बारे में कि एम्फीबिया के अंदर जो आयोटिक आर्च होता है वो किस तरीके का होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि एम्फीबिया के अंदर जो फर्स्ट आयोटिक आर्च है और सेकंड आयोटिक आर्च है वो दोनों क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट आयोटिक आर्च को हम मैंडिबुलर आर्च बोलते हैं और जो सेकंड वाला है वो आपका क्या कहलाएगा, वो सिंपल सा हायोड आर्च कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर दो फर्स्ट और सेकंड आयोटिक आर्च क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, अब बचता क्या है आपके पास, थर्ड से लेके 6 तक के बीच का आयोटिक आर्च बचा है। ठीक है, जिसमें से भी जो फिफ्थ आयोटिक आर्च है वो आगे जाते जाते क्या हो जाएगा, डिसअपियर होता चला जाता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं एम्फीबिया के अंदर। ठीक है, अब एम्फीबिया को भी हम दो डिफरेंट क्लासेस के अंदर डील करने वाले हैं, जिसमें से जो सबसे पहला है, जिसमें सबसे पहला जो है वो डिस्कस करना है हमें यूरोडेल्स के बारे में, यूरोडेल्स, और उसके बाद है एन्यूरंस। ठीक है, यूरोडेल्स और एन्यूरंस के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर क्या है, यूरोडेल्स को हम कवर करते हैं और हम क्या है इसको डायग्राम्स की मदद से समझेंगे तो इसको समझ पाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इस लेक्चर को और इजी बनाने के लिए मैंने सारे की पॉइंट्स को इस फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, जिसको अगर आप एक बार याद कर लेंगे तो सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको आयोटिक आर्च का डायग्राम अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो जनरली यहां पर होगा क्या कि इधर वाला ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं डॉर्सल, डॉर्सल अयोटा। ठीक है, और इधर वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रल अयोटा। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। अब होता क्या है, डॉर्सल अयोटा और वेंट्रल अयोटा को आपस में कनेक्ट करने वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हीं को आयोटिक आर्च बोलते हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या, यहां पर ध्यान रखना है कि फर्स्ट आयोटिक आर्च और सेकंड आयोटिक आर्च तो डिसअपियर हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड आयोटिक आर्च होता नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे थर्ड आयोटिक आर्च की बात करते हैं। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि थर्ड आयोटिक आर्च, ये आपका थर्ड आयोटिक आर्च है, ये आपका फोर्थ आयोटिक आर्च है, ये थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। ठीक है, सो थर्ड और फोर्थ आयोटिक आर्च को कनेक्ट करने वाला जो डॉर्सल आयोटा होता है, ठीक है, थर्ड और फोर्थ को आपस में कनेक्ट करने वाला जो डॉर्सल आयोटा होता है जिसको हम डक्टस कैरोटिकस बोलते हैं। ठीक है, इसके बीच में जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला जाता है, डक्टस, डक्टस कैरोटिकस। ठीक है, तो यहां पर जो डक्टस कैरोटिकस है वो यहां पर एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि थर्ड और फोर्थ आयोटिक आर्च के बीच वाला जो डॉर्सल आयोटा का पार्ट है वो डिसअपियर होता है, जिसको हम डक्टस कैरोटिकस बोलते हैं या कैरोटिड डक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या कि यहां पर ये जो वेंट्रल आयोटा का पार्ट है, ध्यान देंगे, जो वेंट्रल आयोटा का पार्ट होगा 3 और 4 के बीच में। ठीक है, क्योंकि ये 3 है और ये क्या है, 4 है, तो इसके बीच में ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वेंट्रल आयोटा का ये जो पार्ट है जो थर्ड और फोर्थ के बीच में होता है वो बेसिकली आगे जाके कॉमन कैरोटिड आर्टरी का फॉर्मेशन करता है। और यही कॉमन कैरोटिड क्या है, आगे जाके यहां पर एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड का पार्ट बना देती है। ये हो जाएगा इंटरनल कैरोटिड, ये हो जाएगा इंटरनल कैरोटिड और ये हो जाएगा एक्सटर्नल कैरोटिड। ठीक है, और ये जो कैरोटिड है ये कहां सप्लाई करता है, आपको हेड के अंदर सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है।
उसके अलावा क्या होता है, ये जो फोर्थ और फिफ्थ आयोटिक आर्च है, फोर्थ और फिफ्थ आयोटिक आर्च डॉर्सल आयोटा के साथ मिक्स होके क्या है, मेजर सिस्टेमिक आर्टरी का यहां पर फॉर्मेशन करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर, तो ये जो सिक्स्थ आयोटिक आर्च है, ठीक है, सिक्स्थ आयोटिक आर्च के अंदर आपको क्या है, इस तरीके से इन्वेजिनेशन देखने को मिलता है, और इस इन्वेजिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। और ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये क्या करता है, लंग्स को सप्लाई करता है, ठीक है। और ये किस तरीके से होता है, तो एक बार जाके आप मैमल वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, उसके अंदर मैंने सारे कन्वर्जन्स को बहुत डिटेल में बताया है, ठीक है। तो अगर एक बार आप उसको अच्छे से देख लोगे तो सारे कन्वर्जन्स आपको किस तरीके से, जो डेरिवेटिव्स होते हैं, जो आयोटिक आर्च के जो डेरिवेटिव्स है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि डक्टस कैरोटिकस नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा क्या है, पल्मोनरी आर्टरी और डॉर्सल आयोटा को आपस में कनेक्ट करने के लिए बीच में इस तरीके से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम डक्टस एट्रियोसस बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको डक्टस एट्रियोसस देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो ध्यान रखना है कि सिक्स्थ आयोटिक आर्च से ही आपका पल्मोनरी आर्टरी निकलता है, जो कि लंग्स को सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। अब ये जो हमने शॉर्ट पॉइंट्स बनाए हैं, इनको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चीज तो मैंने आपको बताई दी कि फर्स्ट और सेकंड आयोटिक आर्च यहां पर डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर क्या है, थर्ड से लेके जो फिफ्थ आयोटिक आर्च वो क्या है, एक्सटर्नल गिल्स तक कैरी करके जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। और जो सिक्स्थ आयोटिक आर्च है, वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कन्वर्ट होता है, और ये बेसिकली क्या है, जो डेवलपिंग लंग्स है उसको सप्लाई करने का काम करता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि जो शॉर्ट सेक्शन होता है डॉर्सल आयोटा का, जो कि 3 और 4 के बीच में होता है, जिसको हम डक्टस कैरोटिकस बोलते हैं, वो यहां पर डिसअपियर हो जाता है, यानी ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो जब ये पार्ट डिसअपियर हो जाएगा तो थर्ड और फोर्थ के बीच में जो वेंट्रल आयोटा का जो पार्ट है, वही क्या है, कॉमन कैरोटिड का फॉर्मेशन करता है, और बाद में जाके कॉमन कैरोटिड इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड में ये कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, या उसको सप्लाई करता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो फोर्थ और फिफ्थ आयोटिक आर्च है यहां पर, वो मेजर सिस्टमिक वेसल्स का फॉर्मेशन करता है, जो बाद में जाकर डॉर्सल आयोटा से ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। और सिक्स्थ वाला पार्ट क्या करेगा, आपका सिंपल सा पल्मोनरी आर्टरी फॉर्मेशन करता है, जो लंग्स को सप्लाई करेगा। तो इतनी चीजें हमें यूरोडेल्स के बारे में अच्छे से याद रखना है, और ये बेसिकली क्या है, एम्फीबिया का ही पार्ट है, ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये जो डायग्राम है, ये यूरोडेल्स का है, डायग्राम अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। तो एक बार जाके इसको पीपीटी डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये जो पीपीटी है, जो इस पूरे लेक्चर का पीपीटी है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा मेरे एप्लीकेशन से। बस जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो नोट्स की भी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक है। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, इसके अंदर किस तरीके की इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप वो मुझे सजेस्ट करके कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एन्यूरेंस के बारे में, यानी फ्रॉग के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अगेन कि फर्स्ट और सेकंड यहां पे जो एओटिक आर्च हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, जस्ट अभी मैंने आपको बताया। और उसके अलावा क्या है, थर्ड से लेके जो सिक्स तक का जो एओटिक आर्च है, वो इंटरनल गिल्स को सप्लाई करता है, किसके स्टेज में, लार्वल स्टेज में, ठीक है। लार्वल स्टेज में जो बाकी रिमेनिंग जो एओटिक आर्च है, 3 से लेके 6 तक के जो एओटिक आर्च है, वो क्या है, इंटरनल गिल्स को सप्लाई करते हैं, जो कि लार्वल स्टेजेस में होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, मेटामॉर्फोसिस भी आपको देखने को मिलता है। तो मेटामॉर्फोसिस होने के बाद क्या है, बहुत सारी चीजें बदल जाती है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि जैसे ही मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा, ठीक है, तो जो गिल्स है, जो कैरोटिड डक्ट है और फिफ्थ एओटिक आर्च है, ये डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंटली ये ध्यान रखना है कि फ्रॉग के अंदर आपका क्या हुआ, गिल्स, कैरोटिड डक्ट का मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट, यानी डक्टस कैरोटिकस, यहां पर ये इमेज में नाम गलत हो गया है, आप इसको सही कर लेंगे। थर्ड और फोर्थ के बीच में जो डॉर्सल एओर्टा का पार्ट होता है, उसको हम डक्टस कैरोटिकस बोलते हैं या कैरोटिड डक्ट बोलते हैं। तो ये डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके अलावा क्या है, फिफ्थ आयोटिक आर्च डिसअपियर हो जाएगा, गिल्स डिसअपियर हो जाएगा। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन कि यहां पर क्या होगा कि थर्ड और फोर्थ के बीच का जो आपका वेंट्रल आयोटा का पार्ट है, अगेन वो क्या बनाता है, कॉमन कैरोटिड बनाता है। तो यहां पर ध्यान दो कि ये क्या है, थर्ड और फोर्थ के बीच का ये जो पार्ट है, ये कॉमन कैरोटिड बनाता है, और यहीं पर कैरोटिड बॉडी भी प्रेजेंट होता है, जो बेसिकली क्या है कि ब्लड के अंदर जो मतलब ऑक्सीजन है या प्रेशर कंटेंट है, उसको चेक करने का ये काम करता है, ठीक है। अगेन ये बाद में जाके क्या करेगा, ये जो थर्ड वाला है वो एक्सटर्नल, ये जो वेंट्रल वाला पार्ट है, वेंट्रल आयोटा, वो क्या करता है, ये एक्सटर्नल कैरोटिड बनाएगा। ध्यान रखना है कि थर्ड से हमेशा एक्सटर्नल कैरोटिड, और जो डॉर्सल आयोटा का पार्ट है वो हमेशा इंटरनल कैरोटिड बनाता है, जो कि हेड को सप्लाई करता है, ठीक है।
उसके अलावा क्या है, जो कैरोटिड बॉडी है वो क्या है, रूट्स ऑफ द इंटरनल कैरोटिड। ये जनरली जो भी कैरोटिड बॉडी है, कैरोटिड बॉडी कहां पर मिलती है आपको, कैरोटिड डक्ट के या कैरोटिड आर्टरी के इस तरीके से बेस पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखने को मिला कि सिंपल सी चीज कि सबसे पहले डक्टस कैरोटिकस यहाँ पर एब्सेंट होगा, तो थर्ड फोर्थ वाला जो पार्ट है वही क्या है, कॉमन कैरोटिड बनाएगा। कॉमन कैरोटिड आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड। ये दोनों क्या है, ब्रेन को सप्लाई करेगा, ठीक है। और ये जो एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड ये थर्ड का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जस्ट क्या होगा कि कॉमन कैरोटिड के यहाँ पे बेस में कैरोटिड बॉडी होता है। इसका फंक्शन एजली अगर हम बात करें तो बहुत वेल डिफाइंड नहीं होता, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि ये ब्लड के कंटेंट को चेक करने का काम करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। फिफ्थ कैरोटिड यहाँ पर एब्सेंट होता है। और उसके अलावा जो सिक्स्थ यहाँ पर जो सिक्स्थ एओर्टिक आर्च है वो डिवाइड हो जाता है आपके किस में, पल्मोनरी आर्टरी में, जो कि लंग्स को सप्लाई करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो आपका ये जो सिक्स्थ एओर्टिक आर्च है वो डॉर्सल एओर्टा के साथ कनेक्ट नहीं होता, यानी यहाँ पर जो डक्टस एट्रियोसस होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पे जो सिक्स्थ एओर्टिक आर्च है वो डॉर्सल एओर्टा के साथ कनेक्शन लूज कर देता है, क्योंकि यहाँ पर डक्टस एट्रियोसस नहीं होता, डक्टस एट्रियोसस एब्सेंट होता है। अब डक्टस एट्रियोसस क्या होता है ये मैंने आपको मैमल वाले में बताया था, बट एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो सपोज करो ये वेंट्रल एओर्टा है, ये वेंट्रल एओर्टा है, ये डॉर्सल एओर्टा है, ठीक है। और उसके बाद ये मान लेते हैं सिक्स्थ एओर्टिक आर्च है। सिक्स्थ एओर्टिक आर्च से क्या होता है, इस तरीके से आपका पल्मोनरी आर्टरी का बड निकलता है। तो ध्यान रखना है, पल्मोनरी आर्टरी के बाद ये जो डॉर्सल एओर्टा और इसके बीच में ये जो स्पेस होता है इसको हम डक्टस एट्रियोसस बोलते हैं। और डक्टस एट्रियोसस का काम क्या होता है कि इस सिक्स्थ एओर्टिक आर्च को डॉर्सल एओर्टा से कनेक्ट करने का। लेकिन जब ये डक्टस एट्रियोसस होगा ही नहीं तो ये कनेक्शन क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि डक्टस एट्रियोसस भी एब्सेंट होता है। तो मैंने मेंशन कर दिया है, जस्ट एक बार स्लाइड को आपको रीड करना है और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बस डायग्राम आपको थोड़ा सा करेक्ट करना है, डायग्राम के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो इसको एक बार आप चेक कर लेंगे। इसको मैंने आई थिंक ध्यान नहीं दिया है डायग्राम पे। इसका नाम ये क्या होगा, आपका डक्टस कैरोटिकस होगा, डीसी याद रखना है, ठीक है। और उसके अलावा ये आपका एक्सटर्नल कैरोटिड, ये वाला होता है आपका इंटरनल कैरोटिड। इसको तो आपको एज इट इज मुझे लगता है याद हो जाना चाहिए। फिफ्थ यहाँ पर एब्सेंट होता है, डक्टस एट्रियोसस भी एब्सेंट होता है, ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं रेप्टाइल्स की, ठीक है। रेप्टाइल्स के अंदर चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होनी स्टार्ट हो जाती है, और जो रेप्टाइल्स के अंदर जिस तरीके की चीजें बननी स्टार्ट होती है वो आगे जाके मॉडिफाइड होके बेसिकली आपको बर्ड्स में भी देखने को मिल जाता है, और फिर और ज्यादा मॉडिफाइड होके मैमल्स के अंदर भी वैसे ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, अगर हम बात करें कि जो रेप्टाइल्स की बात करें तो यहाँ पर रेप्टाइल्स के केस में जो आपका जो डक्टस कैरोटिकस है, ठीक है, ये जो डायग्राम अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डक्टस कैरोटिकस परसिस्ट होता है, ठीक है। थर्ड एओर्टिक आर्च दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक होगा एक्सटर्नल कैरोटिड, ठीक है। अब क्योंकि डक्टस कैरोटिकस यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो हम बोल सकते हैं कि जो डक्टस कैरोटिकस है उसको यहाँ पर ये जो राइट या जो फोर्थ एओर्टिक आर्च है उससे भी इसको सप्लाई मिलता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो इंटरनल कैरोटिड है, इंटरनल कैरोटिड क्या है कि थर्ड एओर्टिक आर्च से तो निकलेगा, कहां पे, थर्ड वाला जो डॉर्सल एओर्टा है उससे तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ के साथ ये क्या है आपका जो फोर्थ एओर्टिक आर्च है उससे भी यहाँ पे कनेक्शन होता है थ्रू डक्टस कैरोटिकस, ठीक है। चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर क्या है कि जो वेंट्रल एओर्टा है, वेंट्रल एओर्टा यहाँ पे तीन ब्रांचेस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एक तो होगा राइट सिस्टमिक ब्रांच, एक होगा लेफ्ट सिस्टमिक ब्रांच, और तीसरा क्या होगा, पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि रेप्टाइल्स में क्या होता है, जो वेंट्रल एओर्टा का जो बेस वाला पार्ट है उसके अंदर से तीन ब्रांचेस निकलती है, एक होगा राइट सिस्टमिक ब्रांच, एक होगा लेफ्ट सिस्टमिक ब्रांच, और नीचे क्या होगा, पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो यही डायग्राम यहाँ पे मेंशन कर रखा है मैंने। ऊपर क्या देख रहे हो आपको, ये कॉमन कैरोटिड है, ठीक है। उसके अलावा ये राइट सिस्टमिक ब्रांच, ये लेफ्ट सिस्टमिक ब्रांच, और ये जो राइट और लेफ्ट सिस्टमिक ब्रांच है ये आगे जाके फ्यूज होकर डॉर्सल एओर्टा का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाता है, नीचे की तरफ जो सिक्स्थ एओर्टिक आर्च है वहीं से आपको पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी ब्रांच देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे सिंपल सा देखेंगे तो ये जो डक्टस एट्रियोसस वाला पार्ट है वो गायब होना स्टार्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी चीज को हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, एक बार देख लेते हैं। तो अगेन क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड एओर्टिक आर्च डिसअपियर हो चुका है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। एक चीज और याद रखना है कि रेप्टाइल्स के अंदर फिफ्थ एओर्टिक आर्च भी डिसअपियर हो जाता है, तो सिर्फ बचता क्या है, थर्ड फोर्थ और सिक्स्थ एओर्टिक आर्च बचता है, ये चीज आपको याद रखना है। और मैक्सिमम यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन होता है वो
फोर्थ आयोटिक आर्च के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो वेंट्रल आयोटा है, वेंट्रल आयोटा का जो बेस है वो 3 पार्ट में स्प्लिट होता है। वो किसमें हो जाएगा, लेफ्ट एंड राइट सिस्टमिक या आयोटिक आर्च में होगा, उसके अलावा पल्मोनरी ट्रंक में ये इस तरीके से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें जो राइट सिस्टमिक आर्च है वो क्या है, वो मोर प्रोमिनेंट माना जाता है, और जो कैरोटिड आर्टरी है ऐसा मानते हैं कि यहीं से अराइज होता है। तो बेसिकली जो कैरोटिड आर्टरी है जो डक्टस कैरोटिकस है उससे अटैच होता है, इसलिए जो ब्लड है वो राइट मतलब फोर्थ आयोटिक आर्च से डायरेक्टली उसको सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो डायग्राम अभी हमने देखा था पीछे की तरफ, उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि जो मोस्ट ऑफ द सब क्लेवियन वेन है, सब क्लेवियन वेन बेसिकली कहाँ से निकलता है, जो फोर्थ आयोटिक आर्च है तो वहां से जो डॉर्सल आयोटा है, डॉर्सल आयोटा के से निकलने का काम कौन करता है, सब क्लेवियन वेन करता है, ठीक है। इसको मैंने आपको ऑलरेडी किसके अंदर बताया था, मैमल्स के अंदर बताया था। तो जनरली क्या होता है, जो डॉर्सल आयोटा है और उसके बाद ये क्या है आपका, ये आपका फोर्थ आयोटिक आर्च है, तो यहीं से क्या होता है, सब क्लेवियन वेन अराइज होता है फोर्थ वाले पार्ट से, यानी डॉर्सल आयोटा से, ये डॉर्सल आयोटा है और ये फोर्थ आयोटिक आर्च है, तो यहीं से क्या होता है, सब क्लेवियन वेन निकलने का काम करता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा, रेप्टाइल्स के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं बर्ड्स के अंदर। बर्ड्स के अंदर क्या होता है कि जो राइट सिस्टमिक आर्च है वो बहुत ज्यादा वेल डेवलप हो जाता है, और जो लेफ्ट सिस्टमिक आर्च है वो ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे ये मेजर स्ट्रक्चर, तो ये इस तरीके से लेफ्ट सिस्टमिक आर्च होता है, ठीक है। अभी जो लेफ्ट सिस्टमिक आर्च है ये बहुत ज्यादा डेवलप होता है और यहीं से बहुत सारी यहाँ पे ब्रांचिंग निकलती है, ठीक है। यहाँ पे जो थर्ड एओर्टिक आर्च है, थर्ड एओर्टिक आर्च से क्या निकलेगा, बेसिकली आप देखोगे तो थर्ड एओर्टिक आर्च से एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी निकलती है। जो डॉर्सल पार्ट है, डॉर्सल पार्ट से क्या निकलेगा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी निकलती है, और बेसिकली वेंट्रल वाले पार्ट से क्या निकलता है, आपका एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी निकलता है। अब एक चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखना है, जो कैरोटिड आर्टरी होती है, जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, यहां पर जो सब क्लेवियन वेन होता है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से निकलता है। अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बताया कि जो रेप्टाइल्स है उसके अंदर जो सब क्लेवियन आर्टरी है वो फोर्थ आयोटिक आर्च के जो डॉर्सल वाला आयोटा पार्ट है वहां से निकलता है, लेकिन बर्ड्स के केस में जो सब क्लेवियन वेन है, सब क्लेवियन जो सब क्लेवियन आर्टरी या सब क्लेवियन वेन है वो कहां से निकलता है, आपके इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से निकलता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम मॉडिफिकेशन किसका होता है, फोर्थ वाले पार्ट का होता है, यानी जो फोर्थ आयोटिक आर्च है वो सिस्टमिक आर्च के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सिक्स्थ वाला अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में कन्वर्ट होगा, जो कि लंग्स को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, थर्ड फोर्थ एंड सिक्स्थ आयोटिक आर्च बना रहेगा। उसके अलावा जो कैरोटिड आर्टरी है वो थर्ड आयोटिक आर्च से निकलेगा, ये जस्ट अभी हमने देख लिया है। उसके अलावा यहाँ पे जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है और जो सब क्लेवियन वेन है ये हेड और फोरलिम्स को सप्लाई करते हैं। यहां पर जो सब क्लेवियन वेन है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से निकलती है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे जो राइट सिस्टमिक आर्च है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, ये चीज आपको याद रखना है। सिक्स्थ आयोटिक आर्च क्या है, पल्मोनरी ट्रंक को बेसिकली क्या करेगा, पल्मोनरी ट्रंक निकलता है, और जो राइट सिस्टमिक आर्च है उसके अंदर आपको बहुत सारे ब्रांचेस देखने को मिलते हैं जो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को ये सप्लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये जो दोनों डायग्राम हमने देख रखा है वो डायग्राम ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंटरनल कैरोटिड आपको देखने को मिल रहा है। फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, डिसअपियर हो चुका है। थर्ड वाले से आपको यहाँ पे एक्सटर्नल कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड मिलेगा, और यहीं थर्ड से क्या होता है, सब क्लेवियन निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो राइट आयोटिक आर्च यहाँ पे बहुत ज्यादा मॉडिफाइड हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे कि जो डक्टस एट्रियोसस है वो भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, वो एब्सेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये क्या है, एक पूरा चार्ट है जिसके अंदर हमने ये दिखा रखा है कि कौन सा पार्ट एब्सेंट होता है, कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है, किस में कन्वर्ट होता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिंपल सा एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और बर्ड्स को कंपेयर करते हैं। ऑलरेडी हमने इलास्मोब्रैंक्टिलोस और मैमल्स को पुरानी वीडियोस में कवर कर रखा है, तो ये चार्ट आप डायरेक्टली पढ़ के इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें हायर एम्फीबियंस की बात, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो थर्ड आयोटिक आर्च है वो क्या रहेगा, बचा हुआ रहेगा, और ये कैरोटिड आर्टरी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सेम एज रेप्टाइल में भी ऐसी होता है और बर्ड्स में भी आपका ऐसा ही होता है, ठीक है। फोर्थ की बात करें यहाँ पर, तो ये क्या है, फोर्थ वाला क्या है, लेफ्ट एंड राइट सिस्टमिक आर्टरी बनाता है, किसके अंदर, आपके एम्फीबिया के अंदर। लेकिन बर्ड्स के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ राइट प्रेजेंट होता है, ठीक है। बर्ड्स के अंदर क्या होगा, सिर्फ राइट ज्यादा डोमिनेट करता है, ठीक है।
लेकिन अगर रेप्टाइल्स की बात करें तो इसमें भी सेम एज ऐसे ही होता है जैसा एम्फीबियंस के अंदर देख रहे हो, ठीक है। फिफ्थ डिसअपियर हो जाता है, सिक्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, पल्मोनरी आर्टरी, इसमें भी पल्मोनरी आर्टरी, इसमें भी पल्मोनरी आर्टरी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।